जय हिंद दोस्तों, आज हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग हमारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि शरीर में बहुत सारे ऐसे अपशिष्ट और विषैले पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं जो शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। क्योंकि शरीर में अगर ये टॉक्सिन फैलेंगे तो उससे जहर बन जाएगा और आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जो शरीर में अपशिष्ट और विषैले पदार्थ होते हैं इनको बाहर निकलना अति आवश्यक होता है। तो इसी के लिए आज जानेंगे उत्सर्जन तंत्र क्या होता है और इसमें कौन कौन से अंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शरीर में कुछ महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो कई अंग होते हैं ऐसे जो मिलकर एक उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं और सभी अंग मिलकर के इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसको हम उत्सर्जन तंत्र के नाम से जानते हैं। शरीर की कोशिकाओं से जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो क्रियाविधि होती है उसको उत्सर्जन कहा जाता है। शरीर के जो भी अंग हैं उनकी जो कोशिकाएं होती है उनसे जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाता है, उस क्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। यानी जैसे हमारे शरीर की जो त्वचा है, त्वचा हो गई उत्सर्जी अंग और इससे जो पसीना निकलता है वो हो गया उत्सर्जी पदार्थ। और जो पसीना निकलने की जो प्रक्रिया होती है, जिस तरह वो निकलता है उसको कहते हैं उत्सर्जन। यानी स्किन से जो पसीना निकलता है वो उत्सर्जी पदार्थ हो गया और स्किन हमारी हो गई उत्सर्जी अंग और जो निकलने की क्रिया होती है उसको उत्सर्जन कहा जाता है। तो इसीलिए जानते हैं सबसे पहले आता है त्वचा। त्वचा से पसीना निकलता है, पसीना में नमक होता है और सीबम और ये तापमान का नियंत्रण करता है। यानी जो शरीर से पसीना निकलता है तो उसमें देखे होंगे कि चिपचिपा पदार्थ यानी चिकनाई आ जाती है। चेहरे पे पसीना आता है तो उसमें हल्का चिकनाई होती है, चिकनाइट जो होती है वो सीबम कहा जाता है। सीबम क्या होता है, ये त्वचा को सूखने से बचाता है, यानी इसको ऑयली बनाए रखता है और तापमान का नियंत्रण भी करता है। और इसके साथ साथ नमक, जो पसीना में ऐसा हल्का चाट के देखें तो पसीने में नमक भी होता है, तो नमक भी बाहर नहीं करता। तो ये क्या है, उत्सर्जी पदार्थ हैं, यानी त्वचा से जो निकलते हैं ये उत्सर्जी पदार्थ हैं। और फिर आता है फेफड़ा। फेफड़ा से क्या होता है, CO2 जो हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर तो CO2 बाहर निकलता है। और देखा होगा आपने कि ठंडियों में जो सांस लेते हैं उससे भाप निकलती है, यानी वाष्प भी निकलती है। तो ये भी क्या हो गया, कहीं ना कहीं फेफड़े से ये उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। और बलगम, जब खांसी आती है तो बड़ी तेज से खंखारते हैं और उससे जो है जो बलगम निकलता है वो भी फेफड़ों के द्वारा ही ऊपर निकाला जाता है, ये भी उत्सर्जी पदार्थ होता है। फिर इसके बाद बड़ी आंत तो ऐसे आप लोगों को हम पाचन तंत्र में पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जो अनपचा भोजन होता है कायर के रूप में वो सब निकाल दिया जाता है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। क्योंकि अक्सर हम कचर बचर इधर उधर खाते हैं तो कुछ जो है अवशोषण होता है, कुछ पचता है पेट में और कुछ नहीं पचता है। तो जो नहीं पचता उसको भी बाहर निकाल दिया जाता है मल के रूप में। और जो मल को निकालने की प्रक्रिया होती है इसे इजेशन प्रक्रिया कहा जाता है। इसी के द्वारा ही मल त्याग होता है। फिर इसके बाद यकृत जो होता है रक्त से बिलिरुबिन साफ करता है, यानी जो हमारे शरीर में रक्त होता है इसमें बिलिरुबिन होता है, इसका भी फिल्टर करने का काम यकृत करता है। और अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करता है। सबसे महत्वपूर्ण काम लीवर का होता है कि जो शरीर में अमोनिया बनती है उसको जो कम जहरीले पदार्थ में यानी नाइट्रोजन युक्त करके इसको यूरिया में परिवर्तित कर देता है और ये पेशाब के माध्यम से निकल जाता है। ये जो यकृत जो होता है जो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है और फिर ये जाता है किडनी में। किडनी क्या करता है, इसको जल्दी से जल्दी बाहर निकाल देता है, क्योंकि अगर बाहर नहीं निकालेगा तो 2 घंटे बाद ये फिर अमोनिया बन जाएगा और फिर अमोनिया बन जाएगा तो फिर ये लीवर के पास जाएगा, फिर इसको वापस भेजना पड़ेगा, यानी ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए किडनी इसको तुरंत ही इसको बाहर यूरिया के रूप में निकाल देती है। और जो इसको देखा होगा जब यूरिया के रूप में निकाल देती है तो 2-3 घंटे बाद ये फिर अमोनिया बन जाता है। यानी जो हम पेशाब करते हैं, हमारे शरीर से जो पेशाब निकलता है वो निकलता तो यूरिया के रूप में है, लेकिन ये बाहर 2-3 घंटे बाद फिर ये अमोनिया परिवर्तित हो जाता है। और रक्त से अतिरिक्त चीनी निकालता है तथा जरूरत पड़ने पर फिर देता है, यानी जो ब्लड में ब्लड शुगर जो होता है उसको भी कंट्रोल करने की काम करता है। क्योंकि ब्लड में जो शुगर की मात्रा होती है अगर अधिक होती है तो उसको ले लेता है ये और फिर अपने पास ग्लाइकोजन के रूप में संरक्षित रखता है। और जब ब्लड की आवश्यकता होती है शुगर की यानी ग्लूकोज की,
तो इसको फिर वापस दे देता है। इसके बाद गुर्दे यानी किडनी जो है यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है जो और जहर नष्ट करता है। यानी कोई व्यक्ति अगर जहर खा लेता है, सबसे पहले जाता है लीवर में, और लीवर में जाता है तो लीवर उसको मारने की कोशिश करता है, यानी जहर को नष्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन जब जहर की मात्रा अधिक होती है तो खुद नष्ट हो जाता है, तो उसके बाद ही किडनी में जहर आता है। तो किडनी क्या करती है, उसको नष्ट कर देती है और बाहर फेंक देती है, और इस तरह जो है जहर को नष्ट करने का भी काम किडनी करती है। और ये मुख्य उत्सर्जी अंग है। किडनी जो हमारे शरीर का होता है ये मुख्य उत्सर्जी अंग कहा जाता है, क्योंकि मुख्यतः इसी से ज़्यादा से ज़्यादा जो है उत्सर्जन के होता है। इसके बाद किडनी के जो है मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक होता है मेडुला और एक होता है कॉर्टेक्स। और पेल्विस जो होता है ये यूरेटर के माध्यम से जुड़ा होता है। मेडुला में क्या होता है, ये शंख रूपी होता है, इसको पिरामिड भी कहा जाता है। ये जो है इसका आकार शंख रूपी होता है और इसको पिरामिड भी कहा जाता है। और इसकी जो छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं ये पेल्विक से लिंक रहती हैं। किडनी जो होती है ये, इसके बाद अब किडनी के बारे में जानेंगे, क्योंकि किडनी शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है जो उत्सर्जन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कि इसके किडनी के महत्वपूर्ण दो भाग होते हैं, एक होता है मेडुला, एक होता है कॉर्टेक्स। तो मेडुला जो होता है ये शंख रूपी आकार का होता है, इसका पिरामिड भी कहा जाता है, और ये पेल्विस से लिंक रहता है। और पेल्विस जो है मुख्यतः मूत्र का निर्माण होता है यहाँ पे, और ये यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर कर देता है। किडनी का वजन जो है 140 ग्राम होता है, और इसकी इकाई जो है नेफ्रॉन होती है। किडनी की जो मुख्य इकाई है जो नलिकाओं से बनी होती है इसे नेफ्रॉन कहा जाता है। इसमें लाखों की संख्या में नलिकाएं होती हैं, और इसी के माध्यम से ये छानने की प्रक्रिया होती है। जो जैसे कोई दीवार बनती है तो उसमें सामान तो बहुत सारे लगते हैं, लेकिन जो मुख्यतः उसकी यूनिट होती है, जो इकाई होती है वो ईंटा होती है। बाकी बालू, मोरंग, सीमेंट लगाया जाता है, लेकिन वो यूनिट नहीं माना जाता है, बल्कि देखा जाए साथ में तो है, लेकिन यूनिट उसकी ईंटा मानी जाती है। उसी तरह यहाँ किडनी की इकाई जो है नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन का कार्य होता है मूत्र का निर्माण करना। मुख्यतः इसका काम होता है रुधिर से उत्सर्जी पदार्थों को निकालना, यानी जो ब्लड में विषैले पदार्थ या अवशिष्ट पदार्थ है, जो बेकार पदार्थ आ जाते हैं, उनको मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना। और एक कार्य ये होता है, और एक कार्य और होता है कि जो रुधिर में हमारे जो तत्वों की महत्वपूर्णता बनाए रखना और बराबर मात्रा में उनको सप्लाई करते रहना, यानी जो रुधिर में आवश्यक पदार्थों की आवश्यकता होती है उसको प्रॉपर बनाए रखना। कॉर्टेक्स जो होता है इसका बाहरी भाग होता है, मेडुला इसके भीतर का भाग होता है, कॉर्टेक्स के बाहरी भाग होता है। और इसके बाहरी भाग ये जो है ये एक प्रकार झिल्ली होती है किडनी के चारों तरफ, जिसे पेरिटोनियम झिल्ली कहा जाता है। ये जो है चारों तरफ से नलिकाओं से बंधी होती है और किडनी की सुरक्षा करती है। फिर मूत्र का निर्माण जो है यहाँ नेफ्रॉन में होता है, और नेफ्रॉन एक प्रकार नलिकाएं होती हैं जो लाखों की संख्या में होती हैं, लेकिन वो जो कप की तरह यानी प्याली की तरह एक संरचना होती है उसको बोमेन संपुट कहा जाता है। और इस पूरे संरचना को पेल्विस कहा जाता है। जो पेल्विस, ये जो नलिकाएं होती हैं पेल्विस नलिकाएं होती हैं जो मूत्राशय तक जुड़ी होती हैं, जिसे मूत्रवाहिनी कहा जाता है। इस प्रकार यहाँ पे निर्माण होता है। फिर बोमेन संपुट में क्या करता है, ये एक रीनल धमनी होती है और एक सिरा होती है। तो धमनी जो होती है ब्लड को लाती है और सिरा के माध्यम से वापस जाता है, यानी जो बहुत से पदार्थ जो विषैले पदार्थों का मिश्रण होता है वो धमनी से आता है और फिर फिल्टर होकर शुद्ध रक्त सिरा के माध्यम से जाता है। और फिर यहाँ जो बोमेन संपुट होता है आवश्यक पदार्थों का यहाँ पे रोक लेता है। जब नेफ्रॉन यहाँ से छान कर भेजता है तो बोमेन संपुट यहाँ पे पोषक पदार्थ होते वो रोक लेता है, और बाकी बेकार जितने होते हैं वो नेफ्रॉन को फिर वापस कर देता है। तो इस तरह ये प्रक्रिया चलती रहती है, और फिर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। और ये जो है एडिनल ग्रंथि होती है, तो इसको हम ग्रंथि में पढ़ेंगे। और दोनों तरफ से ये जो नलिकाएं आती हैं
इसे मूत्रवाहिनी कहा जाता है, यानी यूरेटर कहा जाता है। और ये जो होता है आगे का सिरा जो होता है, इसको यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है, यानी मूत्राशय कहा जाता है। और जहाँ से पेशाब बाहर होता है उसे यूरेथ्रा कहा जाता है, यानी मूत्रांग। यानी फिल्ट्रेशन वो होता है जो कोशिकाओं का एक प्रकार गुच्छ होता है और जो एक छन्नी की तरह कार्य करता है। वहाँ पर क्या होता है, जब धमनी के माध्यम से रक्त आता है तो वो बहुत सारे उसमें पदार्थ मिक्स होते हैं, तो इस तरह वहाँ पे उस जो नलिकाओं में उस पर प्रेशर पड़ता है और इस प्रक्रिया से ही वहाँ पे रक्त छनता है। और फिर उसमें से जो रक्त में जो ग्लोमेरुलस होता है उसको निकाल लिया जाता है। फिर ग्लोमेरुलस निकाल के उसको फिर सिरा के माध्यम से वापस कर दिया जाता है। और इस प्रक्रिया चला करते ही इसी को अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं, यानी फिल्ट्रेशन कहते हैं। और जब किसी व्यक्ति में ये प्रकार यानी किडनी 50 से 90% तक डैमेज हो जाती है, उसका काम करना बंद कर देती है, यानी छानने की प्रक्रिया कम कर देती है, तो उसको डायलिसिस की जरूरत होती है। तो उसको एक मशीन में लेटाया जाता है, तो एक हाथ में नलिका लगाया जाता है कि वो रक्त बाहर निकालता है और एक से अंदर करता है, यानी जो मशीन छोटी सी लगाई जाती है उसमें वो सारे तत्व जो है ना वो फिल्टर कर लिए जाते हैं और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरह से डायलिसिस प्रक्रिया की जाती है। और गुर्दे की जो शल्य चिकित्सा होती है, यानी जो किडनी प्रत्यारोपण होता है, उसको नेफ्रोक्टॉमी कहा जाता है। और जो गुर्दे की पथरी होती है उसको नेफ्रोलिपिटासिस कहा जाता है। उसके माध्यम से किडनी को तोड़ दिया जाता है और फिर धीरे धीरे पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाती है। इसके बाद अब जान लेते हैं कि मूत्र का रंग कैसा होता है, पेशाब कैसे होता है, और फिर ये किडनी की बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। पेशाब का रंग पीला होता है, इसमें 95% तो जल होता है। पेशाब में 95% जल होता है, 2% यूरिया होती है और बाकी 3% बहुत सारे तत्व होते हैं, खनिज, लवण और अनेक प्रकार के तत्व मिलके होते हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होते हैं, बिल्कुल नामात्र के होते हैं, क्योंकि ये पहले वहाँ बॉम्बे संपुट द्वारा सब छान लिया जाता है और उसको छान कर फिर ब्लड में भेज दिया जाता है। इसमें यह प्रक्रिया बार बार चला करती है। मूत्र मुख्यतः जो है अम्लीय होता है, इसका pH 4.8 होता है। अपाच्य भी होते हैं और कुछ पचे भी पदार्थ होते हैं। जो अपाच्य प्रोटीन होता है उससे नाइट्रोजन निकलता है, यानी जो प्रोटीन नहीं पच पाते हैं पेट में तो उसको लीवर जो है किडनी में भेज देता है और फिर वो पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। जो बॉम्बे संपुट में भी नहीं छन पाते हैं, बिल्कुल नामात्र के होते हैं। जो अपाच्य प्रोटीन होते हैं उससे नाइट्रोजन निकलता है और पचे हुए न्यूक्लिक एसिड जो होता है उससे यूरिक एसिड बनता है और इसीलिए मूत्र का रंग पीला होता है, जिसको यूरोक्रोम और हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जो इसका पीला रंग होता है यूरोक्रोम और हीमोग्लोबिन के कारण होता है और इसकी जो गंध आती है ये अमोनिया होती है और जब पेशाब करते हैं उसके घंटा 2 घंटे बाद ये अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। फिर जानते हैं इसमें बीमारी कौन कौन सी होती हैं। मुख्यतः बीमारी जो होती है इसमें जैसे किडनी की पथरी जो हो जाती है, वो पथरी जो होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की बन जाती है और इस पथरी को जो निकालने की प्रक्रिया होती है इसको नेफ्रोलिथियोसिस कहा जाता है। नेफ्रोलिथियोसिस प्रक्रिया कहा जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से पथरी को तोड़ दिया जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में दूरबीन के माध्यम से इसका ऑपरेशन होता है और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और तोड़ के फिर धीरे धीरे पेशाब के माध्यम से निकल जाती है। फिर इसके बाद होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है इसमें ग्लोमेरुलस जो है नष्ट हो जाता है और मूत्र में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण आदमी को पेशाब बहुत ज़्यादा लगती है और उसके मूत्र मार्ग में दर्द होने लगती है, सूजन हो जाती है और इस तरह के कई प्रकार की दिक्कतें होने लगती हैं। पायलोनेफ्राइटिस होता है। पायलोनेफ्राइटिस गुर्दे का संक्रमण होता है। इसमें जो है गुर्दे संक्रमित हो जाते हैं और पेशाब करने में दिक्कत होने लगती है। मूत्र मार्ग जो होता है वो संक्रमित हो जाता है और पेशाब करने में जलन होने लगती है, दर्द होने लगती है। तो इस तरह की इसमें दिक्कत होने लगती हैं। फिर आता है कार्निक किडनी। कार्निक किडनी जो होता है इसमें हाई ब्लड प्रेशर के कारण ये जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, ये महीन नलिकाएं होती हैं, ये काम करना बंद कर देती हैं और किडनियां खराब हो जाती हैं। और जब ज़्यादा बिल्कुल डैमेज हो जाती हैं, यानी 95% जब डैमेज हो जाती हैं तो उसको डायलिसिस ही कराना पड़ता है, क्योंकि फिर किडनियां काम की नहीं बचती हैं। इसके बाद जो है पॉलीसिस्टिक रोग आता है। पॉलीसिस्टिक रोग में क्या होता है,
ये किडनियों में छोटे छोटे बुलबुले बन जाते हैं और फिर वो समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, जिससे किडनी का आकार जो है बहुत बड़ा हो जाता है। आप लोगों ने कई लोगों को देखा ही होगा, बहुत बड़ा आकार हो जाता है, जिसको उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है और फिर वो उसको ऑपरेशन करके पानी निकाल देते हैं और फिर वो सही हो जाता है। इस तरह हमने जाना कि आज किडनी का काम क्या होता है और वो सर्जन अंग हमारे कौन कौन से होते हैं और इनका कार्य क्या होता है। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि यार वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं आया और कैसा लगा, या आप रिएक्शन आप लोग नहीं देते हैं तो कृपया ये इतना तो आप कर सकते हैं आप अपने भाई के लिए। तो बस इसी उम्मीद के साथ वीडियो का अंत करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।